एक दुखद घटना हुई है आपके परिवार में, आपके साथ में। सर्वप्रथम तो उस पर किसी का रिएक्शन आया है, वहाँ से पंजाब से कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या पूरी घटना है सर ये, और क्या पूरा इसका है? देखिए, वो आरोप प्रत्यारोप मेरे लिए वो मैटर नहीं करते। वो मेरे जहन के कहीं बहुत पीछे हैं। किसी बाप के लिए एक जवान औलाद, अकेला उनका बेटा हो, वो कुदरत उसे छीन ले, इससे बड़ा कोई गम नहीं होता। अगर आप बाप है, कोई भी बाप है, आप उससे पूछें, बहुत से लोग इस सदमे से गुजरे होंगे। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप ये मेरे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखते। मेरे लिए सबसे बड़ा गम, दुख जिंदगी भर जो मेरे साथ रहेगा, मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। मेरी एक औलाद थी, वो चली गई, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं उसी गम में मुब्तला हूँ। मैं 6 दिन से, मैंने परसों रात तक किसी की कॉल नहीं ले रहा था। मैं कल ये जो हरकत हुई सारी, उसके बाद मैंने अपने अंदर का जो बाप था उसको सुला दिया कि बाप को फिर जुगा लूंगा। पहले मैं जो ये नीची सोच, छोटी घटिया हरकतों वाले लोग हैं, इनका मुकाबला करूं। मैंने अपने अंदर का सोल्जर जता दिया, क्योंकि बेसिकली मैं सोल्जर, आई हैव बीन ए सोल्जर ऑल माई लाइफ। तो अब मेरे अंदर का सोल्जर बोल रहा है। कल से मेरे 6 बजे शुरू होता हूँ, 11 बजे तक ऐसे ही मेरे मुंह के सामने लगे होते हैं। देखिए, औलाद ऐसी चीज है, कोई भी बाप हो, सारे आप में से बाप हैं। बच्चा कितनी भी गलती करे, हम पर्दा डालते हैं ना, हम सब पर्दा डालते हैं। घर में बैठ के उसको जो मर्जी समझाएं, पर दुनिया की नजरों में पर्दा डालते हैं। हमारे लिए वो इतना आसान नहीं होता। आपके सबके घरों में 2, 3, 4, 5 लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं। मेरे घर में तो 40 लोग होते हैं। 10 काम करने वाले होते हैं, 20 सिक्योरिटी वाले होते हैं। तो हमारे घर उस सेंस में कोई प्राइवेसी नहीं रहती, उन सबको पता होता है। और वो उतनों को आगे बताते, वो आगे बताते हैं, तो अंदर खाते सब पता होता है। पर माँ बाप अपने मुंह से नहीं कभी कहता कि मेरी औलाद बुरी है। अब ये एक बहुत दुखदायी और दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। कुछ लोगों ने इस पर घटिया सियासत करने की बात की, तो इसलिए मेरे अंदर का सिपाही निकल के आया। मैं उनका मुकाबला करूंगा। मैं उनकी परवाह नहीं करता। मुझे ना कोई डर है, ना मुझे कोई भय है, ना मुझे कोई शर्मिंदगी है। कोई हमने गलत काम नहीं किया है, हम इनका मुकाबला करें। आप मुझे बताएं, आप सारे बैठे हैं लोग, आपने कभी सुना है किसी बाप ने बेटे को मारा? मैं डेली अखबार में पढ़ता हूँ, डेली उठता हूँ, ट्रिब्यून अखबार पढ़ता हूँ सुबह उठ के, और इंडियन एक्सप्रेस। पंजाब में ऐसे माहौल है, बहुत सारे बच्चे नशे में मुलविस है। तो डेली ऑलमोस्ट मैं फिर अपनी फैमिली को बताता हूँ कि देखो, आज वो बच्चा नशेड़ी था, उसने अपनी दादी को मार दिया। पैसे मांगते नशे के लिए। माँ बाप चाहते हमारा बच्चा नशों से निकले, पैसे से मना करते हैं। आज बच्चे ने दादी को मार दिया, आज दादा को मार दिया, आज बाप को। ऐसा मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि किसी बाप ने बच्चे के नशे की वजह से उसको मारा हो, नंबर 1। और ऐसा कोई बाप हो जिसके साथ माँ भी शामिल हो बच्चे को मारने में। आप याद करो, पूछो अपने बुजुर्गों से, पूछो पिछले 100 साल की पूछो कि माँ बाप दोनों मिले हों कत्ल करने में। ठीक है, और इससे आगे बढ़ो, ऐसा केस जिसमें बेटी भी शामिल हो, बहन भी शामिल हो, बाप भी, माँ भी, और उसको मार रहे हैं, और बहू भी। दुनिया में एक केस दिखाओ मुझे। तो ये बहुत फिजूल की वाहियात बात है। बेटे में कितनी भी कमी हो, बाप का दिल बाप का दिल होता है। मेरे बच्चे ने 18 साल से वो इसमें मुब्तला था, इस बीमारी में। पंजाब के हजारों बच्चे इसमें मुब्तला हैं, हजारों घर उजड़े हैं, कितनी माओ के लाल खो गए हैं नशे की। बॉर्डर के उस पार से नशे आते हैं, बहुत डेली आप अखबारों में पढ़ते हैं। अब तो पुलिस के लिए, फोर्सेज के लिए बहुत मुश्किल हो गया। पहले बीएसएफ होती थी, जब उस पार से हथियार आते थे, टेररिज्म आता था, उधर से इंपोर्ट होता था, वहां से एक्सपोर्ट होता था। फिर भारत सरकार ने वो बाढ़ लगा दी तारों वाली, वो बंद हो गई। अब उसका कोई मायना नहीं रहा बाढ़ का, क्योंकि अब ड्रोन से सब कुछ आ रहा है। और ड्रोन की इतनी रेंज है, पुलिस की लिमिटेशंस है। अब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, कर रही है भारत सरकार, उसका मुकाबला करेगी। आज की डेट में तो नहीं है, वो अपने टारगेट पे भेज देते हैं, नशा पहुंच जाता है। मैं भी इसका चीफ रहा हूँ, एसटीएफ का, जो नशों के खिलाफ लड़ती है पंजाब में। उस वक्त ये ड्रोन वाला सिस्टम नहीं था, तो हमारे पास अगर कभी 100 ग्राम हीरोइन रिकवर कर लेते थे तो बड़ी खबर बनती थी। आज डेली 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो आती है। ये रूटीन बन गया। तो जब तक सप्लाई चोक नहीं होगी, सप्लाई चोक करना बहुत मुश्किल काम है। उस तरफ से आती है, फिर दिल्ली की तरफ से भी आती है। तो पंजाब पिस रहा है इस बीमारी में, बहुत घर उजड़ रहे हैं इसमें। मैं भी इसी बीमारी का शिकार हूँ, और मैं आज से नहीं 18 साल से हूँ। बीच में बहुत सारा पीरियड आया,
बच्चा निकल जाता था, उसका इलाज करते थे, समझाते थे, फिर रिलैप्स कर जाता था। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। बच्चे ने इस नशे की हालत में बड़ी हरकतें की हैं। गुस्सा आता था, पुलिसमैन अंदर का जागता था, पुलिस को देते थे, शाम तक बाप जाग जाता था, फिर वापस ले आता था। बहुत सीरियस घटनाएं हुई है। तो मैं उन बदकिस्मत बाप में से हूं कि आज मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूं कि उधर बेटे का गम है और उधर दूसरी तरफ इन जाहिलों का मुझे जवाब देना पड़ रहा है। अगर मैं इनका आज तक मैं पर्दा डालता है अपने बच्चे के गलतियों पे, आज मैं सारी दुनिया को कोई चैनल ही नहीं बची जो मेरे पास नहीं आई हो कल से। कोई चैनल नहीं बची, रीजनल हो, नेशनल हो, एवरीबडी हैज अप्रोच्ड मी एंड आई ओपन्ड माई हार्ट। जो सच है मैं लोगों को बता रहा हूँ। सर, जो ये शख्स है सब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या इस तरह की क्या दुश्मनी रही है? देखिए, उसका लेवल ये नहीं है जो मेरे से दुश्मनी करी है। मेरा लेवल तो वो नहीं है। हर इंसान के दुश्मन होते हैं और दोस्त होते हैं। मेरा लेवल अल्लाह के फजल से दुश्मनी का और दोस्ती का मेरा म्यार बहुत ऊंचा है। तो मेरे लिए तो वो इस लिहाज से, मैं भी इंसान हूं, वो भी इंसान है, वो अलग बात है। लेकिन दोस्ती दुश्मनी के लिहाज से मेरे लिए तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो उसका कुछ भी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का जो एमएलए है उसका पीए बना, जब वो एमएलए बना, पहले से उसका साथी था। इसने इतना लूटा मलेरकोटले को 3.5 साल में कि मलेरकोटले में ये मशहूर हो गया कि 500 का नोट नहीं मिलेगा। मलेरकोटले में जाके पूछे 500 का नोट दे दे यार, वो तो शमसुद्दीन ले गया। कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई वीडियो, कोई सीडीओ, कोई महकमा ले लीजिए आप, अस्पताल, जहां से इसने फिरौती ना वसूल की हो। ये पहला केस है पूरे पंजाब में किसी एमएलए के पीए को उनके हाईकमांड ने दखल दिया। आम आदमी पार्टी के हाईकमांड ने टॉप से हिदायत आई एमएलए को कि शाम से पहले से फारिग करो, अदरवाइज फिर विजिलेंस डील करेगी। अदरवाइज ऐसे दखल नहीं देती। इसको उन्होंने 9 महीने पहले किक आउट किया। किक आउट का मतलब मैं हिंदी में समझाऊं, इसको लात मारी, लात मार के बाहर निकाला। फिर ये 9 महीने से बैठा था। अब ये आदमी तो बिका हुआ आदमी है, मेरा क्या मुकाबला करेगा, क्या मेरे से दुश्मनी करेगा। ये मैं नहीं कहता है सियासी, इसका क्या लेवल है सियासत करने का। मेरे घर में यहाँ पे कोई पार्टी नहीं बची, बीजेपी, बीएसपी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, जीते हुए हारे हुए कोई नहीं बचा इस वेस्टर्न यूपी का जो मेरे साथ अफसोस न करने आया हो। मेरा परिवार एक बहुत सेकुलर परिवार है, नेशनलिस्ट परिवार है, हर लोग मेरे परिवार की इज्जत करते हैं। तो सियासत में भी मैंने हमेशा एक लेवल रखा है। मैं जाति इल्जाम में, तरासी में यकीन नहीं रखता, मैं मुद्दों की बात करता हूँ। मलेरकोटले को जो मेरी देन है 25 साल में, मैं दावा करके कहता हूँ, मलेरकोटले के लोगों की उसमें कहता हूँ, ये राजकुमार पुंडीर बैठे हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ कि पिछले 75 साल में जब से मुल्क आज़ाद हुआ, एक पत्थर दिखाओ मुझे मलेरकोटले में जिससे आप जाके बता सको अपने बच्चों से कि ये फला एमएलए ने बनाया था, ये चीज फला, ये इदारा, इंस्टीट्यूशन। अब किसी ने कोई गली बनवाई होगी, नाली बनवाई होगी, वो कोई काम नहीं होता, बनती है टूट जाती है। कोई मुझे ऐसी चीज दिखाओ जो 100 साल तक रहती है। वो चीजें सिर्फ और सिर्फ रजिया सुल्ताना ने दी। सबसे छोटा जिला है, 2 हल्के हैं, उसमें बड़े बड़े लीडर हुए। अबोहर में बहुत बड़े लीडर हुए, बलराम जाखड़ साहब, बहुत रेस्पेक्ट है उनका। बेटा बीजेपी का आज प्रधान है, पहले कांग्रेस के प्रधान है, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। उनकी डिमांड अबोहर की जिला बनाने की पिछले 40 साल से चल रही है, नहीं बना। एक और हमारे यहाँ बटाला है, मलेरकोटले से बड़ा है वो भी, वहाँ के बहुत बड़े बड़े लीडर है। सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी है, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, सबसे पुराने फ्रेंड है। वो अब अपोजिशन लीडर हैं, सब ओहदे उन पे रह लिए, चीफ मिनिस्टर्स को छोड़ के सब ओहदे उनके पास रह लिए। और उस जिले के कई लीडर हैं। बटाला को जिला बनाना चाहते, नहीं बना। पर रजिया सुल्ताना ने 2017 के इलेक्शन में वायदा किया, 2 वायदे किए मोटे, मलेरकोटले को जिला बनाऊंगी और मेडिकल कॉलेज लेके आऊंगी। मेडिकल कॉलेज भी कोई खाला का बाड़ा नहीं है। मेडिकल कॉलेज में पता है कितने 1000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो जो हमारे मुखालिफ थे ना, वो हंसते थे कि हम सियासत छोड़ देंगे अगर रजिया सुल्ताना इन 2 वायदों को पूरा कर दे। हम जाके अपने पार्टी के झंडे उनको सरेंडर कर देंगे। और मैंने ऐलान किया, 4 साल निकल गए, 2021 फरवरी आ गया, 1 साल बचा सरकार का। मैंने मीटिंग की, मैंने ऐलान किया, अगर इस बचते साल में, पूरे शहर की मीटिंग की, हम जिला ना बनवा पाए, मेडिकल कॉलेज शुरू न करवा पाए, तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।
5 महीने के अंदर उसके बाद मई 2021 में जिला बन गया। डीसी एसएसपी सारे जिले की चीजें आ गई वहां। और उसी दिन जिस दिन जिला बना, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मेडिकल कॉलेज, चूंकि कोरोना का जमाना था, वो अपना ऑनलाइन थे, उसका बुनियाद रखी रजिया ने मेडिकल कॉलेज का। और मेडिकल कॉलेज क्या था, ये पंजाब सरकार की देन नहीं थी, ये रजिया ने और मुस्तफा ने बीजेपी सरकार में अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए, ये हमारी पहुंच है, बीजेपी सरकार से, सेंटर से के कोटे से वो मेडिकल कॉलेज लिया, माइनॉरिटी कोटे से। 60% उसमें शेयर भारत सरकार का, 40% पंजाब सरकार, 60% पैसा पड़ा है 4.5 साल से। कैप्टन सरकार थी, उन्होंने उसी दिन अपने हिस्से का 50 करोड़ डाल दिया कि काम शुरू करो, बाकी आएगा। 6 महीने में सरकार बदल गई, वो वहीं पड़ा है, एक ईंट नहीं लगी। जिस दिन इंशाल्लाह सरकार आएगी 2027 में, 1 साल है, वो मेडिकल कॉलेज भी रजिया सुल्ताना के नाम है, उसी का पत्थर लगा है, मुकम्मल भी वही करेगी। हुआ क्या, ये मैं सियासी बात कर रहा हूँ, जब ये सरकार आई, इन्होंने फैसला किया मलेकोड़ा बहुत छोटी सी जगह है, ये यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, इसको संगरूर लेके जाते हैं, वहां ज्यादा जरूरत है। अफसरों ने कहा सरकार को, जनाब ये सेंटर के कोटे से है, ये माइनॉरिटी कोटे में है, सिर्फ मलेकोटले में ही बन सकता है। अब वो उसको शिफ्ट नहीं कर सके, ये ऑफिशियल बातें बता रहा हूँ मैं आपको, वहीं पड़ा है। हर साल आता है वो, अपना हेल्थ मिनिस्टर बेचारा बयान देके जाता है कि इलेक्शन से पहले मैं बना दूंगा। जब सरकार आई, उन्होंने कहा 16 कॉलेज बनाएंगे, बस सियासी बातें नहीं करना चाहता, तो जहां था वहीं एक ईंट नहीं उसकी लगी। ये 2 सबसे बड़ी देन है हमारी मलेकोटले को। जिला जब तक दुनिया रहेगी ना, जिला रहेगा ना, और जिला भी हमने अपने हिसाब से बनवाया। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। छोटा सा जिला, 2 हल्के, जिले को जो फंड मिलेंगे 2 ही हल्कों में लगेंगे, ठीक है। मेडिकल कॉलेज इससे पहले देखिए, उर्दू अकेडमी, पिछले 70 साल से लोगों की मांग थी मुसलमानों की उर्दू अकेडमी। पहले टनौर में रजिया ने, 25 साल से वो सियासत में है, 15 साल दूसरी सरकारें रही हैं। एमएलए तो रजिया भी रही है अपोजिशन में, पर वो सरकार में 10 साल रही है। एमएलए वो ज्यादा रही है, लेकिन अपोजिशन की सरकार थी। उन्होंने मलेकोटले को सरकारी बीएड कॉलेज दिया। पंजाब में कितने बड़ी बीएड कॉलेज है सरकारी, 2 थे, तीसरा मलेकोटले में बना। आप इनकी अहमियत समझिए। मलेकोटले को उर्दू अकेडमी दी, 70 साल की पुरानी निर्माण। मलेकोटले में एक बहुत पुराना अंग्रेजों के जमाने का बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठा डिग्री कॉलेज है। एक ये मलेकोटले पंजाब का शायद पहला शहर है इतने छोटे शहर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स का होते हुए कि नहीं, हमारी बच्चियां मुसलमान लड़की लड़कों में नहीं जाती। डिग्री कॉलेज चीफ मिनिस्टर ने अपने जिले के लिए मंजूर किया था। मेरी वाइफ ने रिक्वेस्ट की, सर आप तो बहुत कुछ दे सकते हो अपने जिले को, ये मुझे दे दो अपने जिले से। कहते रजिया की बहुत इज्जत करते थे, मेरे तो उनसे बड़े इख्तलाफात थे, पर रजिया की बहुत इज्जत करते थे। और उनकी वाइफ ने भी कहा रजिया को दे दो। वो डिग्री कॉलेज तैयार पड़ा है, बिल्डिंग शानदार, कितने स्कूल बनाए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रही, घर घर सड़क पहुंचाई। सुन लीजिए, वो वाटर सप्लाई मिनिस्टर रही। हिंदुस्तान का भारत सरकार ने पहला जिला डिक्लेयर किया जिसमें हर घर में टोटी का पानी। ट्रांसपोर्ट महकमा था उनके पास, उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी, उन्होंने एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर औरतों के लिए बसों की वो की, लेडीज के लिए फ्री, वो चल रही है, कोई नहीं रोक सकता। वो सोशल सिक्योरिटी मिनिस्टर थी, पेंशन इतनी 10 हल्कों को मिला के पेंशन नहीं लगी जितनी उन्होंने अपने हल्के में लगाई, बड़े शोर में चे। फिर वो ये जो नीले कार्ड बनते हैं कि 10 हल्कों में इतने नहीं थे जितने मलेकोटले में बने। तकरीबन आधे से ज्यादा गांव में धर्मशालाएं मिली। हज हाउस के 10 करोड़ रुपए लाके दे दिए। आखिर में चंद्रजीत सिंह चन्नी जी ने मेहरबानी की, वो नक्शे बन गए, सब बन गए। सरकार बदल गई, वो हज हाउस आया और पैसे भी वापस चले गए। कितने स्कूल बनाए, कितनी धर्मशालाएं बनाई। सबसे बड़ा काम था पूरे शहर को, जो कई 100 करोड़ का काम था, शहर के आधे हिस्से में सीवरेज नहीं था, सीवरेज लाइन नहीं थी, वो दी। सीवर सिस्टम दिया पूरे शहर में। आज तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो प्लांट लगवाया। मलेकोटला पंजाब के 2-3 शहरों में जहां पे स्टॉर्म वाटर सप्लाई के बड़े बड़े पाइप बरसात का पानी भरता था, वो लगवाए। मतलब मैं कितने गिनाऊं, मैं आज सियासत नहीं करना चाहता, बातों बात में आ गई। तो मलेकोटले के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। ये 1-2 छिछोरे होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। हम लोगों ने धंधा नहीं बनाया सियासत को,
हमने लोगों को खिदमत की है। उस इलेक्शन में तूफान था, बदलाव बदलाव बदलाव। 70,000 से हारे लोग, 72,000 से। बड़े बड़े मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर दोनों सीट हार गए, एक्स चीफ मिनिस्टर अपने हार गए, हम 21,000 से हारे। तो चलो ये शासी बातें हैं, मतलब लोग हमें प्यार करते हैं। सियासत का हम सियासत का क्या सियासत का उठाएंगे? आपके बेटे को सामने नहीं, ये तो अपना एक और लीडर कोई है किसी पार्टी का, इसके पीछे मुझे पता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी। ये चमचू उसके हाथ का खिलौना बना हुआ, इसने किया है। चूंकि मेरे बच्चे की वीडियो वो पब्लिक डोमेन में थी, तो जब मेरे बच्चे की मौत हुई तो घर वाले सब मुसलमानों में कहते यार पोस्टमार्टम नहीं कराना। मैं आए दिन ये कराता हूँ, सिफारिश जाती है जी हमारे बच्चे को, लेकिन मैंने कहा मैं अपने बच्चे का पोस्टमार्टम कराऊंगा। घर वालों ने क्या क्या बात करे आप? मैंने कहा हम पब्लिक लाइफ में, सियासत में इनका वीडियो है, ये बदमाश मेरे बच्चे की कब्र खुदवा देंगे। कल को आज अगर मैं पोस्टमार्टम न कराता तो पुलिस कब्र खोदती। तो मैंने कहा मैं छाती पे पत्थर रख लो, पोस्टमार्टम कराऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर तो है नहीं। तो ये कर रहे, मुझे इनका कोई डर नहीं है। कहते एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस की कानूनी ड्यूटी बनती है। अगर आप दरखास्त लेके जाते हो कि ये जुर्म हुआ है तो पुलिस को दर्ज करना है, सवाल नहीं पूछ सकती, लेकिन पुलिस टाल देती है। यहाँ पे बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल फिगर थे, एक फॉर्मर डीजीपी था, तो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। तो जो उसने दिया एक पैरा, पुलिस ने उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया। एसआईटी मैं इसको वेलकम करता हूँ और मैं पूरा सहयोग दूंगा एसआईटी को भी, पुलिस को भी। दूध का दूध, सच का सच, पानी का पानी सबके साथ होगा। लेकिन यही कानून, अगर मैं कसूरवार हूं, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं, यही कानून में मैं इसका पंजा उल्टा भी घुमाऊंगा। यही कानून, चूंकि एक मरे हुए बच्चे की आत्मा, उनके बच्चों को, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बहुत संगीन जुर्म है। तो यही कानून वहां भी चलेगा। ये आपके सामने होगा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में। जो आपकी छवि थी, जो आपकी मतलब पूरे पंजाब में, पूरे देश में आपका नाम था, उस चीज को क्या एक ऐसी वीडियो, आप मैं थोड़ा सा उस वीडियो बोलो बोलो प्लीज, करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। कि ऐसी वीडियो जो मतलब वो वीडियो कब की है, क्या था? देखिए वो वीडियो जो है ना, आपके सारे लड़ी सेकेंड वर्ल्ड वार, आजादी से पहले भी। मैंने कहा कभी ख्वाब देखा था तुमने एमएलए बनोगे? तुम कैबिनेट मिनिस्टर हो, तुम कैबिनेट मिनिस्टर से आगे तो नहीं पंजाब में मुसलमान पहुंच सकता, ठीक है कि नहीं? तुम कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हो स्टेट में, पार्टी में तेरा होता ही है, स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट तू रह चुकी है। तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पूरे पंजाब में 1000 कांग्रेसी हैं बड़े लीडर, 21 में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तू उसकी मेंबर है। कैबिनेट मिनिस्टर तू रही, तेरे पास कौन से महकमे रहे हैं? पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ, और हेल्थ भी रहा है, सोशल सिक्योरिटी, हायर एजुकेशन जिससे उसने कॉलेज अपना खुद सैंक्शन किया, और वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों के लिए बहुत उन्होंने वहाँ इदारा बनाया है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतना अच्छा घर दे दिया मैं, वगैरह वगैरह। वो कहती राजकुमार, हम दोनों ही थे, मेरी बेटी भी थी। आज मैंने सुनाया जैनब को, जैनब की माँ भी बैठी थी और मेरी बेटी भी बैठी थी। तो रजिया मुझे कहती जो अल्लाह ने हमें असली नियामत दी हो तो आपने कही नहीं, जो सबसे बड़ा गिफ्ट है। मैं सोचा वो कौन सा है भाई? कहती जैनब, कि अल्लाह ने जैनब दी, हमारे घर कोई चल ही नहीं सकती थी। मेरी बेटी बहुत लाडों से पड़ी है, उसको शादी नहीं कर रही, वो 36 साल की हो गई, उसने फैसला किया मैं शादी नहीं कर सकती। कहती, मैंने कहा क्यों नहीं करती? बहुत ये 10-12 साल हमारे घर में समझाते थे, प्रेशराइज नहीं करते थे। वो कहती थी मैंने अपने भाई को देखा है, मेरा भाई में ज्यादा गलत आते हैं, दूसरे मर्द जो है ना, कहते मर्दों की फितरत एक ही होती है, वो इधर उधर जैसे जानवर नहीं होते, जब तालाब में पानी पिलाने नहीं ले जाते, तो दोनों तरफ खेत होते हैं, तो इधर उधर मुंह मारते हैं। वो फसल होती है ना, हमने खुद दंगल चगाए हैं, पशु चराए हैं अपने गांव में, तो भैंस कभी इधर मुंह मार लेगी, तो मर्द कितना भी वफादार हो, उसको उसकी फितरत है, उसने मुंह मार लेना अगर मौका लगा तो। अगर किसी ने बाढ़ नहीं कर रखी फसल की तो मुंह मार लेता है वो। कहती मैं आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। हाँ, हम चारों के खिलाफ है। तो मेरे अंदर का बाप मैंने दफन कर दिया, सिपाही बाहर निकल आया, जो सोल्जर है, जो देश के लिए लड़ा है सारी उम्र। मैं तो देश के लिए लड़ा हूं, मैं अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकता?
मैं पहले भी झूठ के खिलाफ लड़ा हूं। ये तो जाती हमला मेरे पास, इसमें क्यों नहीं लड़ूंगा मैं? बड़े दोस्तों के उसके फोन आ रहे, कोई मदद, मैंने कोई मदद की जरूरत नहीं, मुझे ऊपर वाले की मदद चाहिए और सच मेरे साथ है, मैं मुकाबला करूंगा। तो जब एफआईआर हुई थी, क्या परिवार को कैसे कुछ भी नहीं, मेरे परिवार को पता, सारे परिवार का ये देख सकता कि हम सच पे हैं। अभी देखिए एक बड़ी दुखद घटना हुई चंडीगढ़ में, आपको पता होगा, हमारे हरियाणा कैडर के एक सीनियर आईपीएस अफसर ने सुसाइड किया, और उसने पता क्या किया, सुसाइड नोट में 15 लोगों के नाम है, टॉप आईएएस और आईपीएस। एफआईआर दर्ज करनी पड़ी सरकार को। एफआईआर का मतलब ये थोड़ा कि वो गिरफ्तार हो गए या उनको जुर्म साबित हो गया, ये तो तफ्तीश का मसला है ना। फिर 4 दिन के बाद एक बेचारे सुशील ने और जज्बात में आके वो भी एक कोई नोट छोड़ गया, उससे उस आईपीएस अफसर की बीवी जो आईएएस है उसके खिलाफ एफआईआर हुई, उसका भाई एमएलए है बठिंडा में, उसके खिलाफ हुई 2। इसका मतलब ये तो नहीं उनका जुर्म कोई साबित हो गया। एफआईआर का मतलब है आपके पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली इत्तला की आपको रिपोर्ट मिली, उसको दर्ज कीजिए, फिर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सच और झूठ सामने आएगा। अगर झूठ हो तो वो फिर जिसने झूठी इत्तला दी है उस पर भी काम करेगा कानून। तो आगे का आप लोग क्या? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो जिस दिन मुझे कहेंगे एसआईटी, मैं उनके सामने पेश हूंगा। मैं तो खुद पुलिस अफसर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैंने इतना इन्फॉर्म कर दिया कि मैं 24 की रात को पहुंचूंगा मलेरकोटले, और 25 को मेरे बेटे की हमने प्रेयर मीटिंग रखी है, 26 की रात को मैं पहुंचूंगा चंडीगढ़। देन यू आर वेलकम एनी टाइम। सर, आपने इस पूरे काम पर पहले भी काम किया होगा, डीजीपी रहे हैं, नशे के काम पर देखा। हाँ, मैं एसटीएफ का चीफ रहा हूँ। मैं अब कहता हूँ, आप मेरी मजाक करोगे, मैं लोग कह सकते हैं कि आप अपने घर में ड्रग कंट्रोल नहीं कर सके, पूरे पंजाब में कैसे करोगे? नहीं कर सकते। मेरा पूरा परिवार एक बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सका, लेकिन साथ में मैं ये राइडर लगाऊंगा कि आदमी अपने बच्चे के सामने मजबूर हो जाता है, दूसरों को लगाम डालना बड़ा आसान होता है। समझ गए ना? मैंने तो पंजाब में टेररिज्म में रहा हूं, जिनके बच्चे रोते थे, वो टेररिज्म में पड़ गए थे बेचारे, गलत शिक्षा लेके, उनको लगता था हमने खालिस्तान बनाना, ये बनाना, तो माँ बाप तो रोते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो पकड़वा तो नहीं सकते थे ना उन्हें। तो माँ बाप बेटे के आगे मजबूर होते हैं, वो यही देखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, इसको कुछ सही रास्ते पे लाओ। कोई दुनिया की माँ और बाप और बहन ऐसे नहीं होंगे और बीवी सारे मिलके बच्चे के खिलाफ साजिश करे। इस कंप्लीट नॉनसेंस, एब्सर्ड, ये दुनिया में कभी नहीं हुआ कहीं। आपके खिलाफ लोग साजिश करने की ये काम, नहीं, लोग नहीं, सुनिए, मलेरकोटले में सारी पार्टियों के लोग, कोई बचे ही नहीं जो यहाँ नहीं आए हैं। 7वां दिन है आज, तांता लगा हुआ लोगों का, और हमने बहुत तो रोक रखा, आप किसी को भेजना अपने को 25 तारीख में जो होगा, जब मैं जाऊंगा पूरा मलेरकोटला वहां पे होगा। 25 तारीख को पूरी पंजाब कांग्रेस मेरे सदमे में, मेरे दुख में शामिल होगी। आप देखना, ये अब तो मेरे पास कोई ओहदा नहीं, मैं डीजी तो नहीं हूं, ना मेरी बीवी पे अभी कोई ओहदा है। 27 में सरकार आएगी जब देखा जाएगा। अब तो क्या है, अब तो हमारी वो कमाई है जो गुडविल जिसे कहते हैं। इससे आप देख, मेरी गुडविल यहां देख लें आप, हिंदू मुस्लिम कौन सी पार्टी है जिसका यहां लीडर नहीं आया? सिटिंग एमपी, एक्स एमपी, सिटिंग एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक नहीं 3 बार आए हैं। कोई इस जिले का एमएलए मिनिस्टर नहीं बचा, ना सिटिंग ना एक्स, सारी पार्टियों के। बीएसपी के लोग, आज फिर एक जत्था बीएसपी का आया। ऐसे लोग 90% आए हैं। आपने हमारा 20 साल पहले वो काम किया था, आपने इसको भर्ती किया था, आपने इसकी नौकरी दी थी, जब अकेले इतना था हम देखते थे, खिलाते थे, जब आपने भर्ती किया। ये मेरी गुडविल है। और गुडविल देखनी तो उस दिन 25 को आप किसी अपने नुमाइंदे को भेजना। देखिए, प्यार जो है ना लोगों का, ना मेरे पास पावर है, ना मेरे पास अब बंदूक है कानून की, अब तो मेरे पास प्यार ही है ना। अब आप देखो वहां जाके। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी सियासत बेटे की? मैं कहूंगा कि आज मेरे साथ हुआ ना, ये कल किसी के भी साथ हो सकता है। बेटे की मौत से बड़ा कोई गम नहीं, वो ये अल्लाह से बड़े नहीं है। वो एक आवाज सुनी ना, अल्लाह की लाठी, भगवान की लाठी, भगवान की लात बेआवाज होती है, इनको पड़ेगी। मेरे दिल से क्या निकलता है, मैं किस आलम में आपसे बात कर रहा हूं,
10 से बात कर रहा हूँ, अभी एक फिर फोन आ रहा होगा। 7 बजे का टाइम दिया था, लाइन पे लेना था, मैंने ऑफलाइन कर रखा, देखो फोन पे फोन आ रहे, मुझे ये करना पड़ रहा है। तो मैं उन्हें एक बात सलाह देना चाहता हूँ, इंसान बनो। सब ने दुनिया छोड़ के चले जाना। मैं अपने बच्चे को, जिसको 35 साल पाला है, अपने हाथों की मिट्टी में दफना के आ गया। एक दिन हमें पता थोड़ी कल हम इस दुनिया में होंगे। आज हम बैठे बातें कर रहे हैं, सुबह पता, जिस दिन मेरे बच्चे को दफनाया, तदफीन हुई, एक बच्चा सिजूड़ एक गांव है, दूर से हमारा रिश्तेदार है, वो चलते वक्त मुझे मिला। मैं थोड़ा परेशान था कि मैं सिजूड़ से आया हूं, नवाब हूं, तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। बहुत सारे लोग थे, भीड़ बहुत थी। तो अगले दिन मेरे भाई ने बताया था कि वो सिजूड़ से नवाब का लड़का आया था, जिसकी 40-42 साल उम्र होगी, 42। वो यहां से वापस जा रहा था, चुनेटी के पास कहीं एक्सीडेंट हो गया, ही डाई। जिंदगी का भरोसा नहीं है, बुलबुला है भाई अमित भाई, ये पानी का बुलबुला है। मैं इनको बताना चाहता हूं, शमसुद्दीन और उसके जो पीछे गॉडफादर हैं, कि ये पानी का बुलबुला है, इसमें सियासत करो, गंद ना फैलाओ। आज मेरे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ हो गया, फिर तुम्हें तकलीफ होगी। मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करता, मैं सिपाही हूं, लड़ूंगा। लेकिन अगर कल तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारी ये हिम्मत नहीं होगी, तुम लड़ लो, तुम लेट जाओगे। जब मैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफर गेट्स गोइंग। जब जिंदगी में मेरे सामने चैलेंज आया, तब मेरे अंदर का शेर निकलता है, मैं मुकाबला करता हूं, क्योंकि मैं सच पे खड़ा होता हूं। बहुत सारी बातें मैंने बड़े मुकाबले किए, बड़ी बड़ी ताकतों की किए। ये तो क्या है बेचारा, ये तो चोर चक्का है, पैसे इकट्ठे करता रहा है। अब किसी ने इसको लालच दे दिया, मलेकोड़े से इकट्ठे किए, मैं बड़ा लीडर हूं, मेरे साथ आप पूरे पंजाब से इकट्ठे करना। हम ये सब दुनिया यहीं छोड़ के चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात सुनी। खुदा।